सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ग्रिबिश नॉर्मल फॉर्म के रूल्स और स्टेप्स एल्गोरिथम बेसिकली डिस्कस किया था। तो अभी हम उस एल्गोरिथम को एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सपोज जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोडक्शन रूल्स। S tends to AB, A tends to BS or B tends to SA or A. Now we have to convert it into Gribish normal form by applying the different rules. अगर हम पहला रूल देखें then grammar should be simplified. सो अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो यूजलेस हो, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल से हम ए और बी दोनों को एक पाथ असाइन करते हैं। दोनों के लिए मेरे पास एक पाथ है। सो बोथ दीज टू वेरिएबल्स दे आर गोइंग टू यूज। नेक्स्ट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, एज सच कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ। थर्ड, कोई भी मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट एल्गोरिथम ग्रिबिश नॉर्मल फॉर्म के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर हमें पहला स्टेप देखना है तो पहला स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं विच इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन। नाउ दूसरा स्टेप था कि मुझे ग्रामर को A टेंड्स टू ए अल्फा फॉर्म में लेके आना है। तो मेरे पास ए की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं, आई थिंक ए की वैल्यू है, तो अगर मैं वो वैल्यू पुट भी कर दूं फिर भी मेरे पास ये ए भी ऐसे रहेगा। तो वी कैन नॉट पुट इट ओवर देयर, हम इसको यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबल प्रोडक्शंस हैं। तो हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप सेज दैट रीनेम द वेरिएबल्स। सो वी आर गोइंग टू रीनेम द वेरिएबल्स S, A and B. So this is my step third. I'm taking step third directly. ठीक है, आप चाहें तो 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। तो rename the variable S A B. So let's suppose S is equals to A1. As I said, starting variable को हमेशा A1 से लेंगे। A is equals to A2. Then we can go alphabetically. So A B is equals to A3. मेरे पास ये A1 A2 A3 इस फॉर्म में आ गया। अब इस ग्रामर को हम इन्हीं वेरिएबल्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स से दिस इज A1 टेंड्स टू A2 A3, देन A2 टेंड्स टू A3 A1 और B, A3 टेंड्स टू A1 A2 और A। तो आपको यहाँ पे जो टर्मिनल वेरिएबल्स हैं वो टर्मिनल वेरिएबल्स चेंज नहीं करने हैं, बजाय उसके सिर्फ आपको नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स को ही चेंज करना है। तो अभी अगर मैं प्रोडक्शन रूल देख लें तो ये प्रोडक्शन रूल से जो हमने रीनेमिंग के बाद चेंज किए हैं। अब आता है स्टेप 4। सो अगर हम स्टेप 4 में देखें, सो इन स्टेप 4 वी हैव टू चेक द कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहला रूल देखें, 1 is less than 2, that is correct. 2 is less than 3, that is also correct. 3 is not less than 1, rather it is greater than 1. So this is the target one. ठीक है? So in A3 tends to A1, A2 or A, 3 is greater than 1. So what we are going to do, that we will substitute the value of A3, that we are substitute the value of A1, not A3. हम A1 की वैल्यू को यहाँ पे substitute करेंगे with this possible production rule. So let's suppose I have put it over there. A3 tends to A2, A3, A2 और A. Done? So मेरे पास अभी क्या हो गया, A2, A3, A2 और A आ गया। अब हम फिर से देखें तो अभी भी मेरी वैल्यू क्या है, that 3 is greater than 2. So we will further convert it, A3 tends to A3, A1, A3, A2 और it is B, क्योंकि इसकी एक पॉसिबल वैल्यू B भी हो। तो A2 की वैल्यू अगर हम यहाँ B रखें, so B, A3, A2 और A. Now this is the production form. ये मेरी क्या हो गई, प्रोडक्शन फॉर्म हो गई, जिसमें हमने A2 की वैल्यू पहले A1 की वैल्यू फिर A2 की वैल्यू को रिप्लेस किया है। तो अभी मेरे पास क्या है, नाउ दिस इज द फॉर्म इन व्हिच द वैल्यूज आर आइदर इक्वल और दे आर लेस देन। तो मेरी इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। सो A3 is equal to 3. नाउ स्टेप 5, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 5 पे। तो अगर हम स्टेप 5 यहाँ फॉलो करें तो A3 A3,
This is called as left recursion. So A3 tends to A3, A1, A3, A2, or B, A3, A2, or A. It is left recursive. तो ये क्या है आपका, दिस इज इन लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन को अब अगर हमें रिमूव करना है तो हम उसी के एल्गोरिथम को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अब अगर हम लेफ्ट रिकर्जन के एल्गोरिथम फॉलो करें, सो दिस इज ए, ठीक है, इसको पूरे को बोलेंगे अल्फा एंड इसको हम बोलेंगे बीटा। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बीटा, एक्चुअली में मेरे पास दो बीटा वैल्यूज है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A3 टेंड्स टू बी, A3, A2 और A, तो ये क्या हो गया, बीटा बीटा, ठीक है, और मैंने x को वैल्यू दी अल्फा, सो x टेंड्स टू A1, A3, A2, ये मेरा बन गया x पार्ट। अब इसके साथ भी मुझे अल्फा अटैच, इसके साथ भी x अटैच करना है, इसके साथ भी, सो दैट रिकर्जन विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b, A3, A2, x और ax, यहाँ पे लिखेंगे A1, A3, A2, x। सो ये क्या बन गया मेरा, दिस इज आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। ये मैंने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया है। तो अब अगर आप देखो तो A3, ठीक है, नाउ A3 इज इन GNF फॉर्म, तो ये ग्रिबिच नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस A3 की हेल्प से क्या हम अदर वेरिएबल्स को GNF फॉर्म में लेके आ सकते हैं, या अदर प्रोडक्शन रूल्स को GNF फॉर्म में लेके आ सकते हैं या नहीं। तो अब अगर देखें तो A3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इन A2 tends to A3, A1, then we are able to convert A2 in a GNF form, right? So substitute A3 in A2 tends to A3, A1 और B, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो A2 tends to B, A3, A2 और ये क्या है इसका A1, सो दिस इज A1, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आया A, सो A, A1, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा B, A3, A2, A1, X। इसके बाद क्या आएगा A, X, A1, राइट। अब इसके बाद B ऑलरेडी है यहाँ पे, तो B को हम एज इट इज लिखेंगे। सो ये क्या हो गया मेरा A2, नाउ इट इज इन GNF form that the first alphabet of every production rule it is a terminal variable and rest other are the non-terminal variables. Now because of this A2 we are able to convert A1, ठीक है। now substitute A2 in A1, ठीक है। A1 में पुट करेंगे सो A3, तो ये सारे रूल्स के साथ मेरे पास क्या आ जाना चाहिए लास्ट में A3, सो A1 tends to B, A3, A2, A1 and it is A3, A1, A3, B, A3, A2, इसको मैं नीचे लिखती हूँ B, A3, A2, A1, X, A3, AX, A1, A3 and it is B, A3. So 1, 2, 3, 4, 5 rules are there and 5 rule has to be there. तो यहाँ पे भी हमारे 5 rules बन जाएंगे। अब आते हैं A3 is in GNF, ठीक है, A2 is in GNF, A1 is in GNF. Is there any other variable which we are using in these three variables, in these three production rule and that has to be in GNF? Yes, it is X. X को भी हमें GNF में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम x का फर्स्ट वेरिएबल देखें तो इट इज A1, तो A1 हम ऑलरेडी GNF में कर चुके हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूट A1 इन x। अब इस A1 की वैल्यूज को हम x में पुट करेंगे। सो लेट्स से x टेंड्स टू B, A3, A2, A1, A3, A3, A2, ठीक है। It is A, A1, A3, A3, A2. Done. Now B,
A3 A3 A2 B A3 A2 A1 X A3 A3 A2. It is A X A1 A3 A3 A2. ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल इसके लिए। अब इसके लिए भी we can have 5 rules, इसके भी लिखेंगे। So let's say it is B A3 A2 A1 A3 A3 A2 X slash it is A1 A3 A3 A2 X, then B A3 A3 A2 X 1 2 3 4 5, and from there I have started. So let's say this is B A3 A2 A1 X A3 A3 A2 X. Apart from that, A X A1 A3 A3 A2 X. So I should have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 10 rules has to be there because there are 2, and अगर A1 की हर possible value को हम यहाँ put करें, substitute करते हैं, तो there are 5 possible values of A1. Accordingly 5 इसके 5 इसके जो टोटल 10 होने चाहिए वो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो. So as we can see that now every production rule of X is also in a GNF form. अब X का भी हर रूल आपका GNF फॉर्म में आ चुका है, जिसका पहला अल्फाबेट स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल अल्फाबेट्स हैं. So now all the variables, it's like A1 A2 A3 and X which we are using in production rules, so they all are in GNF. ये सारे के सारे अब आपके GNF फॉर्म में है. तो आप चाहो तो इसको A1 को वापस उसकी वैल्यू S, A2 को वापस A और A3 को वापस B से रिप्लेस करके लास्ट में आप अपना लिख सकते हैं that this is a final answer. So this is how you can convert any context free grammar into GNF. आप इसको GNF में भी कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले चीज रिप्लेसमेंट के बाद ये कंडीशन, और जब तक वो कंडीशन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ जाता या वैल्यू छोटी नहीं हो जाती, तब तक आप उस चीज को फॉलो करते रहेंगे, तब तक आप उस चीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. सो आई होप आपको GNF समझ में आया होगा, एंड अगर इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.